नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके पर। आज हम देखने वाले फिर से सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज में आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे आने वाली आपकी सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 के लिए। तो आइए और बढ़ते हैं और देखते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए, बालिका जो है कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। तो यहाँ पर ये किस सिद्धांत को दर्शाएगा? विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है या विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों को विकास प्रभावित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है वो पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण यहाँ पर करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। डेवलपमेंट फॉलो ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आता है, बालक में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो यहाँ पर है मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या फिर दोनों प्रकार की मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। फोर्थ है शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो हम यहाँ पर बात करें कि बालक में वृद्धि और विकास में जो चीजें शामिल होती है वो होती है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वो इसमें यहाँ पर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो दोनों ही इसमें शामिल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संशोधित करता है? तो यहाँ पर देखिए, उस कारक को देखना है यहाँ पर जो भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संशोधित करता है और जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति, आनुवंशिकता, लालन पालन, क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर लालन पालन जो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये कारक यहाँ पर बालिका को के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा लालन पालन, नर्चर, ऑप्शन थर्ड। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर सेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर है स्कूल एवं पास पड़ोस, परिवार और संचार माध्यम, पास पड़ोस एवं शिक्षक या परिवार एवं पास पड़ोस। तो देखिए, परिवार दो जगह पर दिया है, पर परिवार के साथ साथ दो कारक यहाँ पर एक साथ होने चाहिए जो कि हमारे उत्तर में सही रूप में हो, और वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो कि होगा परिवार और पास पड़ोस जो होते हैं ये हमारे प्राथमिक संस्थाएं होती हैं बच्चों के समाजीकरण के लिए। तो हम कह सकते हैं फैमिली एंड नेबरहुड इज फर्स्ट प्राइमरी एजेंसी। आगे देखिए, अगला देखिए, यहाँ पर कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयन देगी तो वह भी उसे एक क्रेयन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर यहाँ पर रहेगा? तो यहाँ पर है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण और सामाजिक समझौता यहाँ पर अभिनवीकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा जिसमें है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में उससे एक दूसरे के साथ ख्याल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में यहाँ पर अक्षम होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, विकास के किस चरण में उससे एक दूसरे के साथ में ख्याल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यहाँ पर वो संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं, जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में और छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण यहाँ पर रहेगी? क्रमबद्धता की योग्यता, सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता या अकेंद्रिता या फिर है अनुपातिक तर्क
योग्यता, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो योग्यता होगी ये रहेगी अकेंद्रिता के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। बच्चा यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो अध्यापक यहाँ पर उसको थोड़ी सी हिंट देते हैं कि यहाँ पर कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। तो बच्चा कहता है यहाँ पर कि पंजे आना चाहिए। अध्यापक सही है, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? तो बच्चा कहता है कि ये वाला। तो देखिए बच्चा यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा अटक रहा है। तो शिक्षक इशारे इशारे में उसको हिंट देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है इसके फोल्डिंग का, यानी कि पाठ का, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से उदाहरण के रूप में रखा है, और उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? यहाँ पर है विकल्प, अवलोकनात्मक अधिगम, या फिर विवरण, या पाठ या संज्ञानात्मक संघर्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहां पर बच्चा थोड़ा सा अटक रहता है वहां पर शिक्षक इशारे के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ये पाठ कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोयौनिक दृष्टिकोण, या फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, या फिर हम कहें यहाँ पर इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? तो ये यहाँ पर संबंधित होता है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से संबंधित यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कला में किस तरह से सीखते हैं? तो पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कला नहीं है, ये कक्षा है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। कक्षा में किस तरह से सीखते हैं? बड़ों का अनुसरण करके, बड़ों के द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, या फिर पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, या फिर स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं? तो देखिए जब कक्षा जो रहेगी उसका प्रकार जो रहेगा वो एक रचनावादी कक्षा के रूप में रहेगा। तो रचनावादी कक्षा के अंदर बच्चे जो होते हैं वो स्वतः स्फूर्त गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, और यही रचनावादी कक्षा का एक विशेषता होती है, उसका एक लक्षण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से ये सीखेंगे, थ्रू सेल्फ इनिशिएट एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे। आगे अगला प्रश्न आता है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुउद्देश्य सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें कौन निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति दूसरों के अभिप्राय समझ सकता है, उनकी भावनाएं समझ सकता है, उनकी फीलिंग्स को देख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, उनके व्यवहार को समझ सकता है, और उस प्रकार की योग्यता यदि व्यक्ति के अंदर है तो उसमें कौन सी बुद्धि कही जाएगी? व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, अनुभवजन्य, सामाजिक, या फिर है अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता यहाँ पर कही जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी बुद्धि का जो प्रकार रहेगा वो अंतः व्यक्तित्व बुद्धि रहेगी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रहेगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर रहेगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देगी? तो यहाँ पर देखिए अध्यापिका किसको महत्व देगी? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, या फिर दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो देखिए यहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा है और उसमें अध्यापिका महत्व देगी ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पर कथन के रूप में है। कथन कहता है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में समृद्ध परिवेश आवश्यक होना चाहिए, और कारण बताया है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या यहाँ पर सही विकल्प रहेगा? ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं ए की, या ए सही लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। मतलब ए वाला कथन भी यहाँ पर सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन आर पूरी तरह से ए को व्याख्यायित नहीं कर सकता है, उसे पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बनेगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, जब हरजोत को अपनी प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता
तो वह परेशान हो जाती है और अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति यह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी यहाँ पर रहेगा? मतलब जैसे उसने अपना जो कार्य था उसको किया और उसको कोई फीडबैक या कोई जो है वो नहीं मिला, तो यहाँ पर वो परेशान हो जाती है और कौन सा वो रक्षात्मक रुख यहाँ पर अपनाएगी और इस संबंध में हम कौन सा प्रभावकारी उपागम यहाँ पर अपना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना या सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे वह परेशान ना हो, या सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे उसकी आदत ना पड़े, और उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि ना देना। तो यहाँ पर देखिए उसे हम रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे और अपना काम दोहराने के लिए भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, उसे हमें देखना है। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। दूसरा है पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। थर्ड है पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं के अधिगम की प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। या पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को ये सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो विशेषता नहीं होगी वो यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बता रहा है कि पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण होते हैं और क्विज होते हैं और ये अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा ये पोर्टफोलियो की विशेषता में शामिल नहीं रहेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचि और आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। इसी के साथ में अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, और फोर्थ है यहाँ पर प्रत्येक के लिए व्यक्तित्व शिक्षा योजना बनाना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो इन्हीं जो कथन दे रखे हैं इन्हीं के ऊपर हमारा उत्तर यहाँ पर बनेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बालक के विशेष मजबूत पक्ष, रुचि, आवश्यकताओं की पहचान करना शिक्षक के लिए यहाँ पर रहेगा। दूसरा यहाँ पर रहेगा थर्ड नंबर का जो कि होगा अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना और प्रत्येक के लिए व्यक्तित्व शिक्षा योजना बनाना। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो होगा वो हमारा उत्तर होगा और वो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड के अंतर्गत। यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के रूप में, तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामयिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? तो देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की जो अक्षमता है उसके कुछ लक्षण दे रखे हैं, है ना। मतलब प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श आदि के प्रति अति संवेदनशीलता और संचारण में शाब्दिक क्षीणता होना, अशाब्दिक होना और नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों पर अति निर्भरता होना, दूसरों से नजर चुराना, ये बच्चों में लक्षण होते हैं। तो ये किस प्रकार की अक्षमता कहलाती है? तो यहाँ पर श्रवण, बौद्धिक या फिर स्वलीन स्पेक्ट्रम या फिर है दृष्टि अक्षमता। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप दृष्टि को भी देख सकते हैं, बौद्धिक को भी देख सकते हैं, पर आपके लिए यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा स्वलीन स्पेक्ट्रम, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, और ये यहाँ पर लक्षण रहेगा इन बच्चों का। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह में आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? तो यहाँ पर उस गतिविधि को देखना है जो यहाँ पर प्रभावशाली नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, या बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग करना, या फिर समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए समूह संबद्ध मतलब बच्चों का एक समूह जो है वो विशेष रूप से अलग प्रकार का, दूसरा अलग प्रकार का, ये यहाँ पर प्रभावशाली नहीं रहेगा। सब बच्चों को हम साथ साथ बैठाएंगे, यानी कि कमजोर के साथ में
जो इंटेलिजेंस बच्चा है उसको साथ भी उसको बैठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक तरफ और दूसरे कमजोर कमजोर को एक तरफ, तो ये यहाँ पर प्रभावशाली नहीं रहेगी। इस प्रकार के समूह संबद्धता के आधार पर यदि हम बच्चों को अलग अलग बैठाएंगे तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर रहेगा उत्तर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा आता है, यहाँ पर निम्नलिखित का हमें मिलान करना है और यहाँ पर जो अक्षमताएं हैं वो दे रखी हैं और इसी के साथ में इनके इस तरफ यहाँ पर इनका वर्णन दिया है इस बीमारी का। तो यहाँ पर हम देखिए डिस्फेजिया की बात करते हैं, तो डिस्फेजिया जो होता है ये यहाँ पर क्या होता है। तो डिस्फेजिया की यदि बात करें तो देखिए डिस्फेजिया जो होता है ये एक भाषाई विकार है जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्फेजिया को हम मिलान करेंगे फोर्थ वाले वर्णन के साथ में। फिर आता है यहाँ पर डिस्प्रेक्शिया। डिस्प्रेक्शिया जो होता है ये संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई इसमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में आता है डिस्कैलकुलिया जो कि काफी महत्वपूर्ण है और ये गणितीय अक्षमताओं से संबंधित होती है, तो इसका मिलान इसके सामने ही वाले वर्णन में हो जाएगा। डिसग्राफिया, ग्राफिया यहाँ पर लेखन संबंधित रोग वो अक्षमता होगी, तो जो दिव्यांगता जो संबद्धता लिखने के साथ साथ योग्यता को प्रभावित करती है। इस प्रकार से हम करते हैं इनका मिलान और मिलान यहाँ पर सही रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के रूप में जो कि होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रख करके या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कुछ भी अपेक्षित ना कराना, शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, फिर या शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके उन्हें अनुसरण करने के लिए सख्त निर्देश देना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अध्यापक बच्चों में किस तरह से रचनात्मक चिंतन को यहाँ पर पोषित कर सकते हैं। तो पोषित तब कर पाएंगे जब शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके के अवसर अपनाने के अवसर यहाँ पर देंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा ये इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो ये मुख्य रूप से किसकी व्याख्या करता है? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, समाजीकरण के झेल परिस्थिति मॉडल का या फिर अभिप्रेरणा आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को ये मुख्य रूप से इसकी व्याख्या करेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। वह शिक्षिका जो ये मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय वो किसको देंगी? बच्चों की योग्यता, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को या फिर आनुवंशिक रचना को। देखिए जब शिक्षिका ऐसे मानती है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करके अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, तो वहां पर बच्चों के एफर्ट्स जो रहेंगे, बच्चों के प्रयत्न जो रहेंगे उन्हीं को श्रेय देगी शिक्षिका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड के रूप में। तो यहाँ पर बच्चों का प्रयत्न हमारा उत्तर। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से, जेंडर वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थी से, विशेष श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी से, या भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे गणित में लड़कों से, भाषा में लड़कियों से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जेंडर और वर्ग का ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से शिक्षक को बहुत अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के सभी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक, रचनावादी या व्यवहारवादी, या फिर सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर संरचनावादी। तो देखिए यहाँ पर उत्तर रहेगा इस प्रश्न के लिए, अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसे हम कहेंगे सामाजिक संरचनावादी, यहाँ पर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यहाँ पर प्रक्रिया हमारी रहेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। ये यहाँ पर क्या दर्शाता है? अब सारी चिंतन, श्रोता, यथार्थता, उपलब्धि, परिपक्वता, सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी यहाँ पर दर्शाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी जो रहेगी, लर्नड हेल्पनेस रहेगी, वो यहाँ पर दर्शाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ।
अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रक्तस्थान का प्रयोग रक्तस्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम या फिर समालोचनात्मक चिंतन, और फोर्थ है अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण। यहाँ पर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2 रक्तस्थान दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए थर्ड विकल्प में देखिए अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों रक्तस्थान में 2 शब्द रहेंगे और जिसमें एक शब्द यहाँ से इधर का आगे वाला और दूसरा यहाँ पर रहेगा ये, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? तो अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए या फिर अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए या अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए या फिर अध्ययन सामग्री को परिभाषाओं की सूची हो, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसका कोई भी उदाहरण नहीं हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम में उन्नति होने के लिए जो सबकी संभावना कब है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारे इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली यहाँ पर रहेंगे? तो देखिए वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। जब भी वो देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए कार्य के अनुसार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फटकारती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प कहता है वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि तब तक पूरी कर लेनी चाहिए जब तक कि दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। थर्ड है वो अध्यापक जो नियमित रूप से कोई गतिविधि करता है या करती है दूसरी सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाती या करवाता है। और फोर्थ है यहाँ पर अध्यापक जो अपने विद्यार्थी से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठे और अपना पूरा ध्यान श्यामपट्ट से नकल उतारने पर रखें। तो यहाँ पर देखिए अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली जो रहेंगे वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। ऑप्शन सेकेंड। अगला हमारा प्रश्न आता है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या रहेगा? बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं या व्यवस्था की असफलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह व्यवस्था की असफलता है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द सिस्टम हैज फेल्ड। तो फोर्थ विकल्प जो होगा उस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में जो कि विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग करना एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। कारण यहाँ पर दिया है अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। सही विकल्प का चयन हमें करना है और सही विकल्प यहाँ पर क्या रहेगा? ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही, या ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं एक ही, या ए सही आर गलत, या दोनों ही गलत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या भी करता है यहाँ पर एक ही, क्योंकि अधिगम की जो प्रकृति होती है क्रियाशील और सामाजिक होती है। तो निश्चित रूप से कारण भी यहाँ पर इसको सही रूप से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए हमारा इसमें उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो 30 प्रश्न हमने लिए थे वो समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।